अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर के बाद का पार्ट है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या पार्ट हम पहले पढ़ के आए हैं, क्या पार्ट इसमें सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम करेंगे इसमें करंट और करंट डेंसिटी के इंट्रोडक्शन से। उसके बाद में हम आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो ओम्स लॉ, उस पर बात करेंगे। किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ ये आपने यूज़ किया लेकिन प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया था 10th क्लास में। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका एक पार्ट 10th में पढ़ के आए हो, और जो मेथड है किस तरीके से हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में किए थे, बहुत ही ज़्यादा एकदम आइडेंटिकल होंगे। तो ये वाला पार्ट पढ़ने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले लेक्चर को आप दोबारा रिवाइज करें। देन वी विल कम टू द सेल एंड देयर कॉम्बिनेशन। उसके बाद में एक और पार्ट बच जाएगा जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। कुछ ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप 12th बोर्ड की बात करते हो तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट पे कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, और जेई मेंस में भी देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट वाले सेगमेंट पे अलग से क्वेश्चन पूछती है। मतलब वो एक वेटेज डिसाइडेड होता है कि भाई इतने क्वेश्चन तो उनको एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे पूछने हैं। तो मेंस और एडवांस दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक पार्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं आरसी सर्किट। ये बेसिकली कैपेसिटर का पार्ट है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है स्पेशली किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हम इस पार्ट को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पढ़ते हैं। अब आप इसे कैपेसिटर का मानिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जेई में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी जो रिसेंट 2019 में जो जेई का पेपर हुआ है तो उसके पेपर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन आपके पास इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट से आया था और एक हमारे पास आरसी सर्किट वाले पार्ट से आया था। दोनों ही हमारे पास 4 मार्क्स के थे और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन वाले थे, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले में थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का ये वेटेज पिछले साल 2019 जेई एडवांस में था। तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मज़े की बात ये कि इसमें आप थोड़ा सा फोकस करके देखते हो ना तो एक तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, यानी सच में मज़े आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी बनेंगे, यानी मज़ा भी आएगा और मार्क्स भी आएंगे, दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। ऐसे बहुत कम चैप्टर होते हैं जहाँ आपको मज़े भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, तो ये उनमें से एक है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले टर्म्स हम करंट के बारे में हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये मैं एकदम जनरल डेफिनेशन की बात कर सकता हूँ कि करंट बोलने का मतलब है जहाँ भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा हम बोल देंगे कि करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे। चार्ज पार्टिकल कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल। हम बात करेंगे होल्स की, वो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो चार्ज कैरियर ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, होल्स और आयंस। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन ही हमारे चार्ज कैरियर वाला पार्ट रहेगा। होल्स की बात बेसिकली सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आएगी, तो अभी के लिए आप भूल जाइए कि ये क्या पार्ट है। अभी के लिए इस चैप्टर में तो हमारे पास चार्ज का फ्लो का मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है। वो भी कौन सी इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे हमारा फोकस रहेगा। इन्हीं के मोशन से हमारे पास कहीं ना कहीं करंट मिलेगी। ये तो जनरल डेफिनेशन की बात आ गई। अब बात करते हैं एग्जैक्टली न्यूमेरिकली
करंट डिफाइन कैसे होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप ये बोलते हो कि भाई जो टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो, टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो, इसको हम बोल देते हैं करंट। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करंट वो हमारे पास आ जाएगा कि भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज करंट आएगी। क्या आएगी? एवरेज करंट। यदि किसी को किसी इंस्टेंट पे करंट चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसमें टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ले लेंगे अपन। तो करंट क्या आ जाएगी, छोटे से टाइम इंटरवल में, dt इंटरवल में कितनी चार्ज फ्लो हुआ। लेट सपोज dt इंटरवल के अंदर एलिमेंटल चार्ज dq फ्लो हुआ, देन dq अपॉन dt द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, दिस इज कॉल्ड करंट। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारी प्यारी सी करंट है, इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट के बारे में हम बोल सकते हैं कि इसकी एक यूनिट तो मैं देख के बता सकता हूँ भाई, चार्ज की यूनिट डिवाइड बाई टाइम की यूनिट। चार्ज की यूनिट हमारे पास रहती है कूलॉम, और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ कूलॉम पर सेकेंड, और इस कूलॉम पर सेकेंड को हम एक और नाम दे देते हैं, वो है हमारे पास एम्पियर। याद रखना, करंट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट होती है। जो हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसमें करंट भी एक आती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट जो है वो है एम्पियर, बराबर है। कुछ और बातें इसमें अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है, इसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। करंट के डायरेक्शन के रिगार्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ, करंट के डायरेक्शन किधर होगी, वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएंगे वही हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन भी यही मानी जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो यही हमारे पास करंट की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, और यदि एक नेगेटिव चार्ज इधर की साइड में जा रहा है तो फिर करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानेंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड होगी। नेगेटिव चार्ज राइट में जाएगा तो मैं बोलूँगा भाई करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट की फ्लो होगी। याद रखना, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो यदि कहीं ऐसा दिखा है कि सपोज ये हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायर है, और इस वायर में ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ रहे होंगे। समझ में आ रही बात। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला कि करंट एक क्या है हमारे पास, करंट की डायरेक्शन की बात की है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन ज़रूर होती है, लेकिन जो करंट है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, सर ये कैसे आप मजाक कर रहे हो। करंट के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो निकालने का आपने तरीका बता दिया, ये रे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का तरीका, और ये आपने डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया। और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो तो वेक्टर होनी चाहिए, फिर ये स्केलर कैसे है। तो इसका रीज़न है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। हमारे पास जो वेक्टर एडिशन लॉ था ना, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ,
वेक्टर एडिशन लॉ उनको फॉलो नहीं करती। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये कोई एक रेजिस्टेंस है और इधर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, समझ में आ रही बात? इधर से एक और रेजिस्टेंस है और इसके अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अभी दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री और इधर हमारे पास एक और आपके पास रेजिस्टेंस है। तो वो लोग इधर से 3 एम्पियर आ रही, इधर 4 आ रही, तो आगे जो पार्ट जाएगा वो हमारे पास 7 एम्पियर रहेगा। हाँ, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यदि मैं इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज कर दूँ, ये एंगल आपके पास 90 के बजाय कुछ और ले लूँ, ये नहीं, ये वाले ब्रांच में इसके पास में ले आऊँ 3 ओम और 4 ओम वाले, तो एंगल कम हो जाएगा। उस एंगल के कम होने से आगे आंसर में चेंज नहीं आएगा। यदि वेक्टर एडिशन होता तो 3 और 4 का आंसर 5 आना चाहिए था 90 डिग्री पे रिजल्टेंट, 7 नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप इनके बीच में ना तो एंगल पे दो वेक्टर यदि 90 डिग्री पे होते तो रिजल्टेंट कैसे निकालते? √a² + b²। लेकिन इस तरीके का वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं होता है यहाँ पे, इस वजह से आंसर 5 की जगह 7 आया है। और ये एंगल 90 हो या कुछ और हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये पता लग गया कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है या फिर वेक्टर क्यों नहीं है, एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास करंट की बात। अब इस करंट की जैसी एक और प्यारी सी क्वांटिटी होती है, हम उस पर बात करनी चाहिए, और वो हमारी प्यारी सी क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। क्या क्वांटिटी है? करंट डेंसिटी। अब देखते हैं कि ये करंट डेंसिटी क्या होता है। इसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे वेक्टर से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं वेक्टर यूज़ किया है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं, ये जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ये डिफाइन कैसे होता है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होता है कि जो करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने एरिया नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखिए, फिजिक्स में बहुत बार ये लिखा मिलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या मीनिंग है। अभी इस पे बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का। लेकिन एक चीज़ तो मैं यहाँ पे तुरंत बोल ही सकता हूँ, वो है हमारे पास यूनिट। यूनिट के बारे में तो बिल्कुल आसानी से कमेंट कर सकते हैं। यूनिट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, डिवाइड बाई एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी जे की यूनिट होने वाली, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो करंट डेंसिटी है, इसकी जो जे वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन का क्या सीन है? जे वेक्टर मैंने बोला ना वेक्टर क्वांटिटी, तो एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन किधर होगी? वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिधर हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी ना, वही करंट डेंसिटी जे की डायरेक्शन होगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है बट उसकी डायरेक्शन होती है, और जो करंट डेंसिटी की करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे पास करंट डेंसिटी होगी। ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है। करंट डेंसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। अब एक थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझते हैं, आपको और लगेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक नॉर्मल सा मैंने एक वायर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। एक वायर कंसिडर कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये एक वायर लिया है। इस वायर का कुछ एरिया है, लेट सपोज ये वाला एरिया मेरे पास कैपिटल ए मान लेता हूँ, और इस वायर में एक करंट फ्लो रही इस डायरेक्शन में, करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल आई। अब यदि यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है कि करंट डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूँगा कितनी करंट फ्लो रही है डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर कितना एरिया है। किसी भी चीज़ का यदि मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो उसके परपेंडिकुलर एरिया लिया जाएगा। तो यहाँ करंट के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाएगा, तो वो हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो I/A इस तरीके से हमारे पास ये डिफाइन होगा करंट डेंसिटी J। अब किसी ने कहा नहीं नहीं, मेरा एरिया में इस तरीके से नहीं मान रहा, इसी प्रॉब्लम को मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास प्यारा सा सिलेंड्रिकल शेप में ये एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर है, और इस वायर के अंदर एक आई करंट ऐसे फ्लो रही, देखते रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने एक एरिया लिया इस तरीके से, और इस एरिया से कुछ करंट पास हो रही होगी। अब समझ रहे हो ना, एक एंगल पे मैंने एरिया लिया है। लेट सपोज ये वाला एरिया मैं बोल रहा हूँ कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है A। तो बताओ यहाँ पे करंट डेंसिटी J कितना होगा, ठीक है। करंट डेंसिटी J पूछा तो मैं बोलूँगा कि कितनी करंट पास हो रही है डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं A नहीं लिखूँगा क्योंकि ये जो एरिया A है ये हमारे पास करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस एरिया का मैं एक प्रोजेक्शन लूँगा, इस तरीके से आएगा, ये आएगा। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। और एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सपोज ये एरिया वेक्टर हमारे पास करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सरफेस के बीच का। थोड़ा सा सोच के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपके पास इस प्लेन में से 90 डिग्री पे। तो अब आप पास क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मुझे इस एरिया का जब प्रोजेक्शन इधर लूँगा तो ये वाला एरिया कितना निकल के आएगा, A cos थीटा। तो हमारे पास प्रोजेक्शन एरिया आ गया A cos थीटा। कितना आ गया, A cos थीटा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट I दिस कैन बी रिटन एज J A cos थीटा। यहाँ पे करंट और करंट डेंसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो क्या इस बात को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली J वेक्टर डॉट A वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा स्केलर मिलती है। तो करंट को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको करंट डेंसिटी पता है तो आप करंट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ये तो तब है जब आप पास डेंसिटी एक जैसी हो। यदि डेंसिटी एक जैसी नहीं हुई तो आप स्टोरी को कैसे हैंडल करोगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फॉर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक जैसी नहीं होगी
उस केस में यदि आपको बोला जाए कि करंट कितनी वो कैलकुलेट करो, ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, इस पे आते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक रैंडम शेप, ये मैंने लिया है, एक एरिया लिया है, ये एरिया कैपिटल ए, और इसमें हर जगह करंट डेंसिटी डिफरेंट है, और मुझे चाहिए कि इस एरिया से टोटल कितनी करंट पास हो रही है। मैं क्या करूँगा कि भाई एक काम करो, वेरिएबल है कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा प्यारा सा एक एलिमेंटल एरिया लेता हूँ डी ए, और इस डी ए की कोई डायरेक्शन होगी डी ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ये एरिया इतना छोटा लिया है कि छोटे से एरिया पे कुछ तो जो भी करंट डेंसिटी रहेगी जे वेक्टर, वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एरिया बहुत छोटा ले लिया है। तो छोटे से एरिया पे कुछ करंट फ्लो होगी, दैट एलिमेंटल करंट कैन बी रिटर्न एज जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि उस एलिमेंटल पार्ट पे हमारे पास करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यदि आपको टोटल करंट आई चाहिए, देन आई कैन गो फॉर द इंटीग्रेशन। सारे एलिमेंटल पार्ट पे आप छोटे छोटे एलिमेंटल करंट को ऐड करते रहोगे तो टोटल करंट मिल जाएगी। यहाँ जो जे वेक्टर लिखा है, इट इज़ बेसिकली डेंसिटी, करंट डेंसिटी एट एलिमेंटल एरिया डी ए वेक्टर, और लिमिट इस तरीके से लगानी है कि टोटल एरिया आ जाए। अच्छा, लिमिट में एरिया की लगा रहा हूँ, यानी कि टोटल एरिया काउंट होना चाहिए। समझ आ रही बात? अच्छा, इस पार्ट को देखते हुए एक और बढ़िया सा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं क्या? किसी ज़माने में कुछ एक वर्ड समझ में आ रहा है क्या? किसी ज़माने में ऐसा कुछ एक वर्ड यूज़ हुआ था जिसे हम बोला करते थे फ्लक्स, याद आ रहा है कुछ? तो उसको देख के मैं नहीं बोल सकता, वहाँ ऐसा आया करता था। देखो फ्लक्स क्या होता था, यहाँ इंटीग्रेशन जे की जगह आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता था, वैसे भी मैं यहाँ बोल सकता हूँ करंट इज ए फ्लक्स ऑफ करंट इज ए फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का यदि आप फ्लक्स काउंट करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। देख लीजिए, हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ एक काम कर लेते हैं, इतना सब कुछ जब कर ही लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एक प्यारे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर है, और इस वायर की जो रेडियस है, ये हमारे पास इसके एक्सेस, तो ये रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, ठीक है। और हमें चाहिए कि इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही है। करंट हमें कैलकुलेट करनी है, और आपको गिवन है कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी जे है, इट वेरी रेडियली, ठीक है। रेडियली ये इस तरीके से वेरी कर, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, एंड इट इज़ गिवन एज जे नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वेर स्मॉल आर आपके पास रेडियल डिस्टेंस। यहाँ से इस तरीके से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डेंसिटी देखोगे तो इस तरीके से आएगी। समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या है? अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की बात, आपको क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही है यही चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं पहले क्रॉस सेक्शन इसका ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर। आप क्रॉस सेक्शन देखोगे सर्कुलर दिखेगा ना, और इस पूरे के अंदर, पूरे क्रॉस सेक्शन में रेडियल डिस्टेंस डिफरेंट होने से जे डिफरेंट है, तो आप करंट नहीं निकाल पा रहे हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बात करेंगे, ठीक है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ की। तो ये हमारे पास सेंटर से
स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ की बात करते हैं। तो ये जो अब एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस सब की सेंटर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। सेंटर बोलना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, एक्सेस बोलना चाहिए, सिलेंडर है ना, एक्सेस से डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, सबकी आर है। तो इस छोटे से पार्ट से जो पास होने वाली एलिमेंटल करंट है डी आई, दैट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाई एलिमेंटल एरिया डी ए। अब बात कर लेते हैं ये एलिमेंटल एरिया डी ए कितना होगा। ये डेंसिटी तो हमारे पास गिवन है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे इतनी होगी। एलिमेंटल एरिया में लिख सकता हूँ 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई डी आर। इस रिंग को बाहर निकाल के कट करके लंबा करो, एक स्ट्रिप बनेगी जिसका एरिया इतना आएगा, ठीक है। और टोटल आपको करंट चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूँगा, जो पार्ट कांस्टेंट है उसको पहले बाहर ले लेते हैं। तो जे नॉट 2 पाई अपॉन कैपिटल आर, अंदर रहेगा आर स्क्वायर डी आर। लिमिट देखो, स्मॉल आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर तक वेरी करो और टोटल एरिया आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर क्यूब बाई 3, ये आर क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा जे नॉट 2 पाई अपॉन कैपिटल आर, आर क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 से कैपिटल आर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 जे नॉट पाई, ये बनेगा आर क्यूब और नीचे एक आर है तो ये बनेगा आर स्क्वायर। ये टोटल करंट आई की वैल्यू है। तो हम क्या देख चुके हैं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था इस लेक्चर के अंदर कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हमारी स्टार्टिंग हुई थी करंट में। करंट में हमने बोला था कि करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल के नाम पे इलेक्ट्रॉन होल्स आयन होंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से डिफाइन होती है वो बात की थी। यूनिट क्या होती है करंट की, करंट आपस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में काउंट होती है, जो 7 फंडामेंटल है। और डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन के नाम पे जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा वही करंट की डायरेक्शन होगी। और एक चीज़ याद रखिए, आप डायमेंशन जो करंट की आप खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और किसी को डाउट है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ, ठीक है। और करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता। फिर हम आए थे करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। और जे वेक्टर की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगी। फिर हमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पता लगी कि करंट डेंसिटी बेसिकली, सॉरी जो करंट है इट इज़ द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। और फिर एक प्यारा सा एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया जिससे ये पता लगा कि जब वेरिएबल करंट डेंसिटी होती है तब हमारे पास करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया।